इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 70 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस को मापा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप। तो केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है? तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? तो सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक समुद्र का पानी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, थर्मल फ्लास्टक के आविष्कारक हैं। तो थर्मल फ्लास्टक के आविष्कारक दीवार हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो द्रव्य से वाष्प पदार्थ को वाष्पन कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, वाष्पन। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ठोस से द्रव्य में पदार्थ के अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं द्रव्य के पदार्थ अथवा ठोस। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो चलिए आइए इनमें देखेंगे हम लोग। तापमान घटेगा द्रव्य का वाष्पीकरण करने पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने का प्रक्रिया को। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का ताप किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का ताप। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो पॉप म्यूजिक के द्वारा निम्न में से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, और हवाई जहाज की उड़ान भरते समय। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो ग्रीक को कहा जाता है बॉटनी शब्द का उत्पत्ति। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फ्लाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फ्लाइकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, फूलों को संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों का संवर्धन विज्ञान का। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंथोलॉजी। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा,
स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को बहुत ही जल्दी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल का आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? तो विटामिन शब्द को फंक से प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे साक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को साक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, पारसेक इकाई है। तो दूरी का इकाई है पारसेक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फल का मात्रक है लूमेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फास्कल किसका इकाई माना जाता है? तो फास्कल दाब की इकाई माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। तो चलिए अगला सवाल है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर विद्युत मात्रक की इकाई है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर नापने की इकाई करंट है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं।
तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल में तैरता न्यूटन की गति के लिए नियम का कारण संभव है। तो तृतीय नियम जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की उसकी समयावधि क्या है। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की समयावधि बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वर्षा की बूंद पर आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा के बूंद का आकार गोलीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जब शुद्ध जल में डिटलेज डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो साबुन पर जल में घूमने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण से के सार्वभौतिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम का प्रतिपादन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, घड़ी का स्प्रिंग में भांडित ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी के स्प्रिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाती है। तो इस्पात का गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का कण क्या होगा। तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल